समय था जनवरी 1949। भारत की आज़ादी से महज 1.5 साल बाद। इस समय तक आज़ादी और अंग्रेजों से गुलामी की बातें अब लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर बैराज घाट, जहां पर लगभग 25,000 हिंदू मकर संक्रांति बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। लेकिन आजाद भारत में यह आश्चर्य की बात थी कि वे इस त्योहार के साथ साथ हाथों में तिरंगा लिए हुए वंदे मातरम के नारे भी लगा रहे थे। जैसे ही इन लोगों पर सामने वाले थानेदार की नजर पड़ती है तो वह इन लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली चलाने के कारण भीड़ का आक्रोश और बढ़ जाता है और इसी बीच पुलिस और लोगों के बीच काफी बड़ी झड़प होती है, जिस कारण से कई बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। इस झड़प की गूंज इतनी बड़ी होती है कि इसकी चर्चाएं हर जगह होनी शुरू हो जाती है और अगले ही दिन यह खबर नई दिल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी पहुंचती है और पता चलता है कि यह सब हुआ था नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन के दोस्त और भोपाल रियासत के नवाब हामिदुल्लाह खान के इशारों पर, जो कि अपनी रियासत को मार्च 1948 में ही भारत से आजाद घोषित कर चुके थे। इसलिए भारत में स्थित इस रियासत में तिरंगा फहराना और भारत के प्रति सद्भावना रखने वाले को गोली मार दी जाती थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो भोपाल 14 अगस्त 1947 को ही भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन या विलय पत्र घोषित कर चुका था, वह कैसे फिर से भारत से अलग हो जाता है और उसके बाद आखिर फिर से कैसे सरदार पटेल के द्वारा इस नवाब का घमंड तोड़कर इस भोपाल रियासत को भारत संघ में मिला दिया जाता है। जानेंगे दोस्तों इस कहानी को इस पूरे वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जम्मू, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन रियासतों की चर्चाएं तो काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन भारत के मध्य में स्थित लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई एक मुस्लिम रियासत भोपाल, जिसकी आबादी लगभग 73 लाख के आसपास थी और जो कि भारत की आजादी के बाद भी लगभग 2 सालों तक नवाब का गुलाम रहा, इसका इतिहास काफी कम लोगों को पता है। साल 1818 तक भोपाल अफगान मुगल के अंतर्गत आता था। साल 1818 से लेकर साल 1947 तक इसने अंग्रेजों के साथ सब्सिडियरी एलियंस या सहायक गठबंधन करा था। इस रियासत की एक खासियत यह थी कि साल 1819 से लेकर लगभग साल 1926 तक इस रियासत पर लगभग 4 महिला नवाबों ने हुकूमत करी और फाइनली साल 1926 को इस रियासत के नवाब बनते हैं हामिदुल्लाह खान। नवाब हामिदुल्लाह खान के नेहरू, गांधी और जिन्ना से काफी अच्छे रिलेशन थे। साथ में ही वे चैम्बर ऑफ प्रिंस के चांसलर भी थे, जिसके कारण उनकी लॉर्ड माउंटबेटन से भी काफी अच्छी दोस्ती थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में बताते हैं कि भोपाल के नवाब को जैसे ही पता चलता है कि अब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले हैं, तो वह दिसंबर 1946 में ही अंग्रेजों को एक खत लिखता है, जिसमें उसने अपनी रियासत और अपनी जनता को भविष्य में कांग्रेस से होने वाले खतरों के बारे में बताया था। लेकिन इस खत का अंग्रेजों पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके बाद मार्च 1947 में भारत की कमान लॉर्ड माउंटबेटन को दे दी जाती है। जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भोपाल के नवाब और अपने दोस्त हामिदुल्लाह खान को एक खत लिखते हैं और उसे भारत में विलय होने की सलाह देते हैं। यह खत पढ़कर और देखकर हामिदुल्लाह खान को यकीन नहीं होता है। इस खत का जवाब देते हुए हामिदुल्लाह खान लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी दोस्ती याद दिलाता है और साथ में ही उसके द्वारा अंग्रेजों पर करी गई सहायता को भी याद दिलाता है। कहा जाता है कि नवाब भारत में शामिल इसलिए नहीं होना चाहता था क्योंकि उसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बल्कि उसे ज्यादा भरोसा जिन्ना और मुस्लिम लीग पर था। यही कारण था कि नवाब अपने पत्र के जरिए जाहिर कर चुका था कि वह आजाद भारत में स्वतंत्र रहना चाहता था। 21 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने नवाब को एक और खत लिखा और उसको भारत में दोबारा से शामिल होने की सलाह दी। साथ ही में माउंटबेटन ने कड़े शब्दों में अपने पत्र में लिखा था कि दोनों देशों के बीच में मौजूद भोपाल एक स्वतंत्र स्टेट बनकर नहीं रह सकता, इसलिए नवाब को जिद छोड़नी पड़ेगी। माउंटबेटन के इस पत्र के बाद नवाब समझ चुका था कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरी रियासतों ने भी भारत में तेजी से विलय करना शुरू कर दिया था। आजादी का दिन नजदीक आने के वक्त तक किसी एक विकल्प के साथ जाना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। 15 अगस्त 1947 तक भोपाल समेत हर एक रियासत को उस कागज पर साइन करने थे
जिसमें भारत के साथ उस रियासत की विलय की बात लिखी हुई थी। अब तेजी से वक्त निकल रहा था। ऐसे में भोपाल के नवाब ने चतुराई दिखाते हुए सहमत पत्र पर साइन करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसके लिए सरदार पटेल बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बाद में माउंटबेटन ने इसका एक तोड़ निकाला और भोपाल के नवाब से कहा कि आप 14 अगस्त को पेपर पर साइन कर दीजिए, बाकी के कागज हम आजाद भारत को 26 अगस्त 1947 को ही देंगे। अब जानकार बताते हैं कि नवाब ने मजबूरी में भारत के साथ विलय होने की सहमति तो दे दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अंदर ही अंदर वो भोपाल को स्वतंत्र रियासत बनाने के जुगाड़ में लगा हुआ था। 26 अगस्त 1947 को उसने भारत में शामिल होने का ऐलान तो करा था, लेकिन उसके बाद भी करीब 2 साल तक भोपाल में भारत का तिरंगा नहीं फहराने दिया। भारत के साथ विलय पत्र साइन करने के बाद सबसे पहले तो उसने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा से खजाने को बैंक ऑफ कराची में शिफ्ट कर दिया, जिस कारण से बैंक ऑफ बड़ौदा दिवालिया बन चुका था। भारत की आजादी यानी 15 अगस्त 1947 के बाद नवाब सबसे पहले रियासत में एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट का गठन करता है और इसके साथ ही वह निर्णय लेता है कि भोपाल का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग होगा। अभी तक भोपाल के लोगों को लग रहा था कि नवाब ने तो भारत में विलय होने के लिए विलय पत्र पर साइन कर दिए हैं, इसलिए अब वे भारत का हिस्सा हो चुके हैं। इसलिए भोपाल की जनता भी शांत थी, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि आखिर नवाब के भीतर क्या राज छुपा हुआ है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब इस बारे में भोपाल की जनता को पता चलता है तो वे इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जिस आजादी का सपना भोपाल की जनता सदियों से देख रही थी, उनका यह सपना चूर चूर हो गया था, इसलिए जनता विरोध में खड़ी हो जाती है। अब जनता हर जगह नवाबी झंडे को उखाड़ फेंक रही थी और उसकी जगह पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया था और इसी के साथ साथ जनता और नवाब के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। 6 जनवरी 1949 यह वह दिन था जिसने इस पूरी घटना पर आग में घी डालने का काम करा। और यह सब कैसे हुआ, यह जानने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। 6 जनवरी के दिन ही भोपाल के एक शहर बरेली पर लोगों और आंदोलनकारियों की एक सभा बुलवाई जाती है। इस सभा में करीब 5000 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन ठीक शाम के 3 बजे पुलिस वाले इस इकट्ठा हुई भीड़ पर लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच काफी ज्यादा तनातनी शुरू हो जाती है और ठीक शाम के 6 बजे पूरे शहर बरेली पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लोगों को भोपाल सेंट्रल जेल और अन्य जेलों पर ठूस दिया जाता है और इन जेलों में बूढ़े, महिलाओं समेत बच्चों को बुरी तरीके से पीटा जाता है। इसी के जवाब में भोपाल के नौजवानों ने तय करा कि अब वे सब मिलकर 14 जनवरी 1949 को तिरंगा फहराकर भोपाल को आजाद भारत में शामिल कर देंगे। इसलिए उन्होंने भोपाल के ही एक शहर बोराज घाट पर लोगों की सभा बुलवाई, जिसमें लगभग 25,000 से भी अधिक लोग शामिल थे। अब जैसे ही लोगों ने तिरंगा फहराना शुरू करा तो पुलिस ने एक के बाद एक लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दी और पुलिस की इस गोली से लगभग 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 16 साल का छोटे लाल नाम का एक लड़का भी था। इसके अलावा पुलिस ने निहत्थे लोगों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया, जिस कारण से पवित्र मकर संक्रांति का दिन एक नरसंहार में बदल गया। इसके बाद जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंचती है तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को भोपाल भेजा। नवाब को पता था कि अगर वे भारत में विलय होने के लिए सीधे तौर पर नहीं मानेंगे तो सरदार पटेल तुरंत ही भोपाल पर मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। इसी कारण से भोपाल का नवाब भारत में विलय के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही वह कई सारी शर्तें भी रखता है, जैसे कि 11 लाख का प्राइवेट पर्स, रॉयल पैलेस पर कभी भी बिजली, टेलीफोन और पानी का बिल नहीं लिया जाएगा और साथ में ही नवाब को कभी भी किसी प्रकार का टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। नवाब और वीपी मेनन के बीच में यह शर्तों का दौर लगभग 4 महीने तक चलता है, जिसमें मेनन को नवाब की लगभग सारी शर्तें माननी पड़ती है और फाइनली 1 जून 1949 को भोपाल का भारत संघ में विलय हो जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।